हेलो बच्चों, आज हम जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विज्ञान विषय में। पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब अपने साइज से बड़ा बनता है। दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? इसका आंसर होगा R बराबर F/2, क्योंकि R F का दोगुना होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? सूत्र होता है P बराबर 1/f, और यहाँ f जो है वह मीटर में होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न में f मीटर में दिया हुआ है तो यही वैल्यू इसको यहाँ हम पुट करेंगे और इसका सही उत्तर होगा 1d, क्योंकि क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है। अगला प्रश्न है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? हमने अभी देखा कि P बराबर होता है 1/f, लेकिन अगर f सेंटीमीटर में हो तो सूत्र बदल जाता है और वह हो जाता है 100/f। तो यहाँ चूँकि क्षमता की वैल्यू दी हुई है 4 डायप्टर, तो 100/4 यानी फोकस कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्योंकि यहाँ लाइट को फैलाना है, इसलिए यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अतः वाहन के अग्रदीप में कैसे दर्पण का उपयोग होगा? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है कि मानव के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। हमारे आँखों में रेटिना के ऊपर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसका आंसर होता है रेटिना, और हिंदी में इसे कहते हैं दृष्टिपटल, यानी D नंबर ऑप्शन है दृष्टिपटल। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? दूरबिंदु सामान्य नेत्र का होता है अनंत, यानी हम किसी वस्तु को अनंत तक देख सकते हैं, जबकि निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। यहाँ प्रश्न है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है, तो इसका सही आंसर होगा अनंत। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा पुतली यानी प्यूपिल हमारी आँखों में जाने वाले रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यानी हमारी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसका सही आंसर है उल्टा तथा वास्तविक, यानी D नंबर ऑप्शन, क्योंकि हमारी आँखों में उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस जो है वह उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अतः इसका आंसर होगा D। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा, यानी B नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कूलम्ब किसका SI मात्रक है? इसका सही उत्तर होगा विद्युत आवेश, यानी चार्ज का SI मात्रक कूलम्ब होता है, यानी 1 नंबर आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर में चूँकि हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो मोटर घूमने लगता है, और स्विच ऑन क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ हमें विद्युत ऊर्जा देनी होती है। तो विद्युत ऊर्जा को यहाँ यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इसका आंसर होगा B। अगला प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न है कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही उत्तर होगा वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि अपघटन यानी टूटना, विद्युत अपघटन यानी विद्युत की उपस्थिति में जल का टूटना। यह कौन सी अभिक्रिया होगी? कोई भी चीज़ टूटता है तो वहाँ कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा B।
अगला 15 नंबर प्रश्न है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। दिए गए पदार्थ में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? हाइड्रोजन में, अर्थात हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? यह चित्र आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है और इसमें कॉपर सल्फेट में जब लोहे की कील को डाला जाता है तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, अर्थात इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा लिटमस पत्र, क्योंकि लिटमस पत्र लाइकेन से बना होता है और लाइकेन एक सहजीविता है कवक और फंजाई के बीच, यानी यह एक प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि किसी विलयन का पीएच मान अगर 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा? चूँकि पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है और 7 जिसका पीएच मान होता है वह उदासीन होता है। 7 से कम होने पर वह अम्लीय और 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय होता है। तो यहाँ पीएच मान चूँकि 10 है तो निश्चित रूप से वह यौगिक क्या होगा? क्षार, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? यहाँ चूंकि रेड साइन जब भी होता है तो वह चेतावनी का होता है, अतः यह डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा कि सांद्र अम्ल क्षार एवं क्षार वाले बर्तन में यह सूचक या चित्र दिया हुआ रहता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की इमली में कौन सा अम्ल होता है? इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से रहता है। इसका सही उत्तर है टार्टरिक अम्ल, जबकि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरा जैसे खट्टे फलों में, और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, जबकि मिथेनॉइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। यहाँ अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है? यानी कमरे के तापमान पर कौन सा धातु द्रव की अवस्था में पाया जाता है? यहाँ अधातु की बात की गई है तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन, जबकि अगर धातु होता तो उसका आंसर होता पारा। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी अग्नि को बुझाने का कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? इसका सही उत्तर होगा परमाणु संख्या, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा निर्मित है जो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम। सक्रियता श्रेणी में अगर हम देखें तो पोटेशियम सबसे ऊपर है, इसलिए पोटेशियम धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। 25 नंबर प्रश्न है पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा खनिज। वहीं 26 नंबर प्रश्न है कि प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह उपस्थित है या मौजूद है? नॉल। नॉल जहाँ भी होगा इसका मतलब वहाँ अल्कोहल है। अगर यहाँ नल होता तो एल्डिहाइड होता और नोन होता तो कीटोन होता, लेकिन क्या है? नॉल, अर्थात इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है? नहीं होता है यहाँ पूछा गया है जल बाहर निकलता है, जल टूटता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी।
अगला प्रश्न है 28 नंबर कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन सी दिशा में होता है। इसका सही उत्तर होगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। अगला प्रश्न है विक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यानी किडनी की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वृक्क यानी बी, जिसको इंग्लिश में नेफ्रॉन भी कहते हैं। अगला प्रश्न फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। इसका सही उत्तर है इथिलीन। इथिलीन एक पादप हार्मोन है जो पौधों में फल को पकाने का कार्य करता है, जबकि ऑक्सीन और जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन है और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर होगा इथिलीन फलों को पकाता है। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन का स्रवन कहाँ होता है। एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है जिसका स्रवन अंडाशय के द्वारा होता है, जो मादा के शरीर में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अंडाशय में। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा निषेचन, यानी मादा युग्मक और नर युग्मक जो मिलते हैं तो वह प्रक्रिया है निषेचन, जिससे युग्मनज बनता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। इस चित्र में चूंकि हाइड्रा को दर्शाया गया है और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है, तो यहाँ सही उत्तर होगा मुकुलन। मुकुलन के द्वारा यीस्ट में भी जनन देखा जाता है। तो यह प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, तो इसका सही उत्तर होगा समजात अंग, यानी इनकी संरचना एक ही प्रकार के हैं, लेकिन यह विकसित हो गया है अग्रपाद पंख के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा समजात अंग। जबकि 35 नंबर प्रश्न है मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था, क्योंकि मटर साल में 2 से 3 बार हो सकता है। इसके अलावा मटर में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जिसका अध्ययन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्पादक कौन है। तो उत्पादक कौन होता है? जो उत्पादन करता है, यानी पेड़ पौधे। तो इसका सही आंसर होगा घास। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, यानी प्रथम पोषी स्तर, और उन्हें जो खाता है वे शाकाहारी होते हैं, यानी द्वितीय पोषी स्तर। तो इसका सही आंसर होगा बी, द्वितीय पोषी स्तर। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है। इसका सही आंसर होगा CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा मात्रा का स्रोत नहीं है, यानी जीवों से नहीं बना है। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि बाकी सारे जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनका निर्माण जीवों के द्वारा हुआ है। अगला और अंतिम प्रश्न है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इतनी पवन की चाल होगी तभी पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। इस प्रकार बच्चों हमने 40 MCQ आज सॉल्व किया। धन्यवाद।